गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो है पहले शिफ्ट में जो है पेट के सारे जो है क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट पूछा गया है ओरिजिनल पेपर। तो इस पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल पे पहुंच गई है और पेट में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो जो भी बनाया है पेट पे जो है मॉडल पेपर, वो इसी पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी आप एक ओरिजिनल पेपर देख लीजिए कि कैसा पेपर एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2021 में। तो हम आज फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 100 क्वेश्चन, उसको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे शिफ्ट में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या उसमें अंतर था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 2 घंटे के पेपर में जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्या है? निगेटिव मार्किंग। और टोटल क्वेश्चन आपका कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। और आपको एडवाइस यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़े होंगे तो आपका नंबर अच्छा खासा आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको सारा कुछ पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो सिलसिला है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में शासन करने वाले जो है जितने भी शासक उनका क्रम पूछा है कि दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। तो जिसने जो है भारतीय इतिहास में जो है दिल्ली सल्तनत काल और जो है मुगल शासन पढ़ा है, वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। आप अपनी तैयारी को देखते भी रहिए और क्वेश्चन का आंसर भी आप जो है अपने से मन में ही वीडियो को रोककर दे सकते हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी का अगर देखा जाए शासनकाल तो 1540 से 1545 साल तक जो है ईस्वी तक रहा है। अकबर का बात किया तो 1556 से 1605, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इल्तुतमिश 1211 से जो है 1236। हालांकि पेट के जो अभ्यर्थी हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो सन याद ही रखे होंगे। उनके लिए बस ये पता होना चाहिए कि अगर आप ध्यान दें कि शेरशाह सूरी जो है किस वंश से संबंधित है, अकबर किस वंश से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित, अगर इतना भी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है दे पाएंगे। और आयोग का भी यही सोचना है, ऐसा नहीं कि आपको सन याद करना है। तो देखिए अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अगर हम दिल्ली सल्तनत में जाएं तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश जो है प्रमुख रूप से शासन किए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक तो पहले नंबर पे गुलाम वंश है। ठीक है, गुलाम वंश को ही इलवरी वंश भी कहते हैं और याद रखिएगा मामलूक वंश भी कहते हैं। आपको भी पीपीटी भी हम बताएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया, स्क्रीनशॉट भी आराम से लीजिएगा, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा जल्दी में। गुलाम वंश, इलवरी वंश, मामलूक वंश, एक ही नाम है इसको। गुलाम वंश फेमस है इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में इलवरी पूछे चाहे मामलूक पूछे तो आप भी जानते रहिए कि इसी को कहा जाता है। दूसरा आता है खिलजी वंश। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, आप लिखने के चक्कर मत पड़िएगा, हम पीपीटी उसमें लिखा है ऑलरेडी। और तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और 5वां है आपका लोदी वंश। इतना आप याद रखिए कि 5 जो है क्रम से, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, अब देखिए अब इनमें अलग अलग जो है फेमस शासक, जैसे गुलाम वंश की बात करें इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक ही है, फिर उसके बाद दामाद इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, ये गुलाम वंश में आते हैं। खिलजी की बात की जाए तो मुख्य किरदार अलाउद्दीन खिलजी का है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये है। फिर तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, इसमें गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, इसमें फिरोज शाह तुगलक है। सैयद वंश की बात करें इसमें खिज्र खां जो है जो संस्थापक रहता है। लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही जो है हरा करके जो है मार करके मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर, वो भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये चीज़ें इसमें आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर आती हैं कि दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने के बाद इसके बाद मुगल सम्राट का नंबर आता है। मुगल साम्राज्य में अगर आप देखेंगे मोटी मोटा तो बाबर 1526 से जो है 1530 तक रहता है। फिर हुमायूं, और हुमायूं के ही शासनकाल के बीच में जो है इसमें शेरशाह सूरी आ जाता है। ठीक है, 1540 से 1545। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये आपके बाबर के बाद हुमायूं के ही शासनकाल में आपका जो है शेरशाह सूरी आ जाता है। और उसके बाद अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर का नंबर आता है, फिर शाहजहां का नंबर आता है और फिर औरंगजेब। इसको आप लिख सकते हैं कि मुगल वंश में कौन कौन है क्रम से, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का अगर सन लिखना चाहें तो 1526 से 1530 लिख दीजिए। हुमायूं का 1530 से 1556,
अकबर का लिखना चाहें तो 1556 से 1500 जो है 1605। उसके बाद जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1657। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में जो है, ये मुख्य रूप से मुगल वंश के जो है रहते हैं शासक। इसके बाद मुगल शासन का धीरे धीरे पतन होने लगता है और भी 10-11 जो है आते हैं, बहादुर शाह जफर वगैरह ये सब हैं। अंतिम सब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थी, तो उसको आप बाद में देखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कालक्रम पूछा है तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो आपको दिल्ली सल्तनत देखना है। दिल्ली सल्तनत में कौन आएगा बताइए? शेरशाह सूरी तो आएगा नहीं, अकबर तो आएगा नहीं, ठीक। इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी है, तो इल्तुतमिश तो गुलाम वंश का है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा। तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर से जो है शेरशाह सूरी आएगा, तब ना फिर ये आएगा। तो इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बी बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। अब देखिए, शेरशाह सूरी की बात करें तो ये सूर्यवंश का संस्थापक था। अकबर की बात करें तो ये मुगल वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश से संबंधित है। और इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। अब चलिए एक नज़र में हम दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं कि उसके प्रमुख जो है शासक और उसमें जो है प्रमुख रूप से उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसको एक चार्ट के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको पढ़ते रहिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत है, सन वाइज बाकायदा इसमें लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप बार में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है, पहले दो नंबर ही देख लेते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? देखिए शिवाजी के समकालीन पूछा है तो इसमें तुकाराम है। अगर हम शिवाजी की बात करें तो शिवाजी जो है खास करके 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में जो है मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने रखी थी और इन्होंने औरंगजेब से काफ़ी संघर्ष किया था, क्योंकि औरंगजेब के ही शासनकाल के समकालीन थे ये। और अगर संत शिवाजी के समकालीन पूछे, तुकाराम हो गया। तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र 1608 ईस्वी में। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की चर्चा करें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, लेकिन और भी नाम इसमें है। तो इसके संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की, या द्वैध शासन प्रणाली का जनक या किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही मौजूदगी में होती है। काफ़ी अच्छा खासा रोल ये है भारतीय इतिहास में जो है निभाते हैं ये। वारेन हेस्टिंग की बात किया, पूछता है कि किस गवर्नर जनरल पे जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर जो है बर्क के द्वारा लगाई गई थी। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन पे चलें, साथ में लेते हुए इसे आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी सहूलियत होगी। तो जोड़ा सही नहीं है पूछा है, तो देखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ये तो सही है। ये 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, ये भी सही है नियर अबाउट। लेकिन 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि 2 साल पहले 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। अगर 1707 रहता तो हमारा राइट आंसर ये बनता। तो आप देख लीजिए कि सन वाइज भी आपसे क्या किया है, पूछा है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं पता है कि ये जो है औरंगजेब की मृत्यु या इसका शासनकाल कब से कब तक है। तो यहाँ सन ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे ग्रांड गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ग्रांड गोल्ड मैन का जिक्र आया है, या भारत के वयोवृद्ध जो है कभी कभी हिंदी में पूछता है, तो दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही धन के निष्कासन का क्या किया था, सिद्धांत दिया था। दूसरे नंबर पर देखेंगे WC बनर्जी, तो आप काफ़ी परिचित होंगे कि भारतीय इतिहास में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा होती है, लेकिन उसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो WC बनर्जी, या इसका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इन्होंने जो है अध्यक्षता का काम किया था। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सन 1915 से 16 में किसने जो है होम रूल का नेतृत्व किया था, या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो उसमें 2 पर्सनालिटी थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है क्या किया जाता है, होम रूल का नेतृत्व किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित है।
तो देखिए चरक संहिता ये भारतीय जो है प्राचीन काल में जो है चिकित्सा से संबंधित था, आयुर्वेद से संबंधित था, और ये जो है चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके रचयिता जो है चरक हैं। और उसी समकालीन जो है उसी समय सुश्रुत संहिता भी है जो आयुर्वेद से वो भी संबंधित है, सुश्रुत के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो ये जो है प्राचीन इतिहास से जो है संबंधित है, ये वेद वगैरह से। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए समाज दिया है और उसके संस्थापक कौन है, ये आपको मिलाना है। जैसा कि सिलेबस में भी दिया है उसी अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ब्रह्म समाज की बात की जाए तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन के राय के द्वारा होती है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना होती है और 1897 में। कब होती है, 1897 में। ब्रह्म समाज पूछे तो 1828 देखेंगे, नीचे हम सन जो है मेंशन किए हुए हैं। आर्य समाज की चर्चा करें तो आर्य समाज की जो है स्थापना जो है दयानंद सरस्वती की है। सत्य शोधक की बात की जाए तो सत्य शोधक के जो है जो स्थापना है वो जो है आपके ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा क्या किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर ये समाज से रिलेटेड क्वेश्चन बना है तो और भी बनने की संभावना, यही नहीं कि यही पूछेगा, कि बहुत सारे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका आसानी से ले सकते हैं और इसको जो है आप लिख के याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो है ब्रह्म समाज, एक है प्रार्थना समाज, सत्य शोधक है, आर्य समाज है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, रामकृष्ण मिशन है, अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति बहुत कम पूछता है, विश्व भारती पूछता है, होम रूल पूछता है, उसके बाद स्वराज पार्टी, उसके बाद आपका हरिजन सेवक संघ, फॉरवर्ड, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार। ये इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये आपका हो गया इससे रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है 10 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, तो ये दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिए अगर सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तो ये 2 बार अध्यक्षता किए हैं, 1938 और 39 में। 1938 की बात की जाए तो पहली बार हरिपुरा गुजरात में किए थे और 1939 की बात किया त्रिपुरी में इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कि सलाल पन बिजली परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए सलाल पन बिजली परियोजना पहली बात तो ये चिनाब नदी पे है। ठीक है, चिनाब का अगर प्राचीन काल में नाम पूछे तो अस्किनी है, झेलम का पूछे तो वितस्ता है, अगर रावी की बात की जाए तो इसका जो है प्राचीन नाम परुष्णी था, अभ्यास का विपाशा या फिर अर्जी किया, ये इसका पुराना नाम है जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो चिनाब नदी है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में क्या पड़ता है, इसका लोकेशन है। नेक्स्ट है बसंत विश्व होता है 21 मार्च को होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो देखिए करो या मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया था और कब दिया था, किस मौके पे दिया था, इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। अगर सरदार पटेल का जिक्र है तो सरदार पटेल आपको मालूम है कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह जो होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें ये फ्रंट पे रहते हैं, उसका नेतृत्व सफलतापूर्वक करते हैं, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि जो है सरदार पटेल को किसके द्वारा दी गई, तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा 1928 में दी गई। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आराम हराम है कहा है। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा है और इन्होंने ये भी नारा लगाया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरदार पटेल की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इनका जो है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे है, जो है काफ़ी ऊंची मूर्ति है 182 मीटर, तो ये इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है। और बात की जाए नेताजी नाम है सुभाष चंद्र बोस का और महात्मा गांधी का आप जान ही गए, और उसके बाद भगत सिंह ने भी नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। अब देखिए नेक्स्ट है राजस्थान में जो है खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है, तो खेतड़ी काफ़ी फेमस जगह है। ये जो खेतड़ी परियोजना है ये खास करके तांबा उत्पादन के लिए, किसके, तांबा उत्पादन के लिए। और देखिए जस्ता और सीसा में भी राजस्थान प्रथम नंबर पे है, तांबा में तो पहले नंबर पे है ही। उत्पादन की बात है, भंडारण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उत्पादन की है। निकिल, क्रोमाइट और बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 पे है उत्पादन की दृष्टि से। सोना में कर्नाटक है, चांदी में राजस्थान है और लिग्नाइट में तमिलनाडु है और कोयला में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा जो है आपके एक्स्ट्रा जानकारी अलग से। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए काजीरंगा तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, बार बार क्योंकि एग्जाम में जो रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये असम में है। ठीक है, एक सिंह के गैंडे के लिए जो है फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब बात की जाए अगर भारत के पहले नेशनल पार्क की, तो पहले नेशनल पार्क का नाम है हेली नेशनल पार्क, और इसी का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और हाल ही में क्या मतलब 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले इसका नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क जो है कर दिया गया है। तो आपसे पूछे कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। इसी का नाम जो है जिम कॉर्बेट था और इसी का नाम हेली नेशनल पार्क भी था। और रामगंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसी जो है पार्क से जो है इसी में से रामगंगा नदी निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि जब गंगा नदी का आप देखेंगे पूरा जो है प्रवाह तंत्र जो है, तो गंगा नदी में जो पहली सहायक नदी आके मिलती है, यहाँ से तो भागीरथी और अलकनंदा जो है 2 नदियाँ मिलती हैं आकर के देवप्रयाग में, तभी इसका नाम गंगा पड़ता है। लेकिन गंगा जब चलती है तो इसकी पहली जो सहायक नदी है यह बाएं से आकर, चूँकि गंगा नदी बहती है इस तरफ से ऐसे, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। तो लेफ्ट में जो है ये रामगंगा नदी सबसे पहले जो है आकर मिलती है, सबसे पहली सहायक नदी ये है। बाद में फिर यमुना है, यमुना में कई सहायक नदियाँ हैं, फिर आगे और नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। तो याद रखिएगा कि इसीलिए इसका नाम जो है क्या पड़ गया? रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया, जो कि कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? अब देखिए, अगर नदियों की चर्चा जब हम करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में देखेंगे कई प्रकार की नदियों को जो है बांटा जाता है। जैसे एक हिमालयी नदियाँ हो गया, एक हो गया वर्षा वाला, कि वर्षा के समय जो है वो नदियाँ जो है दिखाई देती हैं, बाकी विलुप्त हो जाती हैं। और जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, हमेशा उनमें जल भरा रहता है। ठीक है, तो इसमें हिमालय नदी की चर्चा करें तो हिमालय से मुख्य रूप से 3 ही नदी को हम जानते हैं, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से जो है, एक तो मुख्य रूप से इसको गंगा मान लीजिए, हालांकि वो गंगा तो नाम कहना गलत है, लेकिन एक तरह से मोटी मोटा जानते रहिए कि गंगा निकलती हैं। फिर इधर आपका ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न मारती हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में जो है भारतीय प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर एक यहीं से सिंधु नदी निकल जाती है। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं हिमालय की मुख्य रूप से। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो देखिए गंगा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र, और बाकी है कावेरी और गोदावरी, तो दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसी में 2 और 3 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें गंगा जिक्र आया है थोड़ा सा, तो गंगा का हम थोड़ा सा आपको मैप के द्वारा इसमें दिखा देते हैं कि कैसा उसका प्रवाह तंत्र है, उसमें क्या क्या नदियाँ देखिए आके मिलती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए ये पूरा गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कैसे कैसे किस राज्य में कितना किलोमीटर बहती हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यमुना की कई सहायक नदियाँ हैं, उसमें आपका बनास है, काली है, कोसी, महानंदा, कहाँ कहाँ कैसे, ये सब आप नोट कर लेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में और इसको आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स से है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देता है तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ता है? क्रेडिट रेशियो पे, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना होता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका उद्देश्य जो है क्या होता है? मुख्य रूप से लाभ कमाना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। अगर आपसे एक बार पूछा जाए कि 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव जो भारत सरकार का होता है उसका सिग्नेचर जो है 1 रुपये के नोट पर होता है, बाकी आरबीआई के गवर्नर का ही सिग्नेचर सब पे होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ देता है कि जो भारत की जो मुद्रा है, भारत की जो विभिन्न नोट हैं 2000 के, 500 के, 200 के, 100, 50, 20, 10, इसके पीछे जो है कौन कौन से चित्र अंकित होते हैं। तो अगर 2000 के नोट की बात की जाए तो इस पर मंगलयान है, 500 के नोट की बात की जाए तो इस पर लाल किला बना है, 200 रुपये की बात की जाए इस पर सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में बना है, 100 रुपये की बात करें तो रानी की वाव है गुजरात में, 50 रुपये के नोट पे हम्पी बना है जो कर्नाटक में है, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा को दिखाया गया है जो महाराष्ट्र में है, और 10 रुपये का जो नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है दिखाया गया है। आप देखेंगे उस नोट के पीछे तो ये सब चित्र अंकित ऑलरेडी इस पर पड़ा हुआ है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या है।
तो देखिए बैंक रेट मीन्स पूछा है, तो इसका मतलब होता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, बैंक जिस रेट पर जो है कर्ज देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट वही है बैंक का। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। फेमा का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म फेमा का पूछा है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का क्या है, फुल फॉर्म FEMA। तो आज इसमें फेमा पूछा है, कल को दूसरा भी कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर की, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। क्या अनुच्छेद 21A से संबंधित है, क्या अनुच्छेद 19 से संबंधित है, क्या अनुच्छेद 29-30 से है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो जो है सरकार के द्वारा संशोधन करके 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी पैसे के निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 21 क में या 21A में की गई है। जब हम अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे, इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें अगर आपसे बार बार रिपीटेड होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किसमें है, तो 19 के A में है। अगर अनुच्छेद 29-30 की चर्चा करें तो इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का जिक्र है। तो ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान से रिलेटेड जो है पॉलिटी से क्वेश्चन बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और इससे एक चीज़ और छोटा सा जानते रहिए कि संविधान सभा का पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी सच्चिदानंद सिन्हा, ये काफ़ी उम्रदराज भी थे। अस्थाई पूछे आपसे परमानेंट, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। पहली बैठक पूछे संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये अपने दिमाग में याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये राज्य सूची के विषय में शामिल है। अब देखिए जब आप भारतीय संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जब अनुसूची पढ़ेंगे तो पहले जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में देखेंगे तो 12 अनुसूची है, मतलब कि 4 अनुसूची अलग से उसमें ऐड हुई है, जिसमें 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के जो है सूची बनाई गई है, राज्य, समवर्ती और संघ। अर्थात राज्य सूची के कुछ विषय हैं, कुछ संघ के हैं, और जो दोनों में कॉमन है, दोनों का राय रहता है, उसमें दोनों के अधिकार रहते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो कभी कभी इसमें पूछता भी है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए राज्य सूची की बात की जाए, जब संविधान बना था तो 66 विषय थे, वर्तमान समय में देखेंगे तो 61 हो गया है, 4 घट गया है, 5। समवर्ती सूची पहले 47 था, अब 52 हो गया है। संघ सूची पहले 97 था, अब 100 इसमें विषय हो गए हैं। तो चलिए भारतीय संविधान का थोड़ा सा जिक्र आया है अनुसूची और भाग का, तो हम थोड़ा सा अनुसूची और भाग को भी देख लेते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने जो है मोबाइल में ले सकते हैं। क्वालिटी कम लगे तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए ये आपकी क्या है, अनुसूची है। अब आप भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, भाग है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। और मूल अधिकार की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। मौलिक अधिकार 51 क में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो 36 से 51 में क्या है, वर्णित है। ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के जो लिए निहित किया गया है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित के लिए क्या है, निर्दिष्ट किया गया है कुछ नियम और कानून को। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है, अर्थात 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनका कल कारखानों में जो है प्रयोग या फिर जो है श्रम करना क्या है, मनाही है उसमें। ठीक है, कानून के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में, उसमें जो है इसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, सुचालक कुचालक इसी के कारण होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा, धातु सुचालक होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो आपको पता है कि प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है, जो कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई जितनी भी दूरी होती है, माने एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में जितनी भी चली गई दूरी होती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो है
9.46 1 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर का क्या होता है, बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के और किस नाम से जाना जाता है, तो CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड या भी NaCl के नाम से जानते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, इसके नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अगला हमारा देखेंगे क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन है और बाकी तो DI से इसमें रहता है। तो आपकी सुविधा और समय की बचत के लिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, आपको बस हिंट दे रहा हूं। आप इसमें अगर देखेंगे तो देखिए 885 इंटू 885 इंटू 885 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम a अगर मान ले तो a गुणे a अर्थात क्या हो जाएगा a क्यूब, और इसको b गुणे b क्यूब, और इसको भी देखेंगे तो ये एक फॉर्म में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ये कोई फार्मूला होता है, आप देखेंगे कि एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो तैयारी कर रहे हैं हालांकि उनको पता ही है, a प्लस b एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम फैलाएं तो इसकी जगह पे इतने के हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab है ही, तो ये जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, और a प्लस b का मतलब इसको a माने थे, इस वाले को पूरे को, और इसको b माने थे, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, D आ जाएगा 1000। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए है √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम जो नीचे प्लस है तो माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। अब देखिए ये अब देखेंगे तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कोष्टक में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है, ठीक। तो अगर ये देखेंगे तो इसको अगर a माइनस बी और इसको a प्लस बी माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अब माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा, नीचे तो 2 बच गया। अब देखिए √5 माइनस √3 ये है ही एक कोष्टक में, ये भी सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा, ab माने 5 3 15 ब्रैकेट में। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस 2√15 और 2, इसमें से क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 4 माइनस कड़ी में 15, इसको हल करेंगे तो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब एक बात बताइए, मान लीजिए पहले दाम 100 रुपए था किसी चीज का, और मान लीजिए आप 100 सामान खरीदते थे, तो भैया 100 दाम था 100 रुपए हर सामान का, और 100 सामान लिए तो आपका कितना हो गया बताइए, 10,000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। भाई 100 में 100 को गुणा करेंगे, हम कह रहे हैं कि 1 रुपए का एक सामान है तो 10 सामान का दाम कितना होता, कहेंगे दोनों जोड़ देंगे 10 रुपये हुआ, यही 100 सामान लेते तो 100 रुपये हो जाता। तो वैसे ही 100 दाम है, 100 रुपये का सामान है एक ठो, और 100 सामान लिए तो 10,000 हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है कि यदि मूल्य 30% घट गया, भाई पहले दाम कितना था 100 था, अब 30% घट जाएगा 100 में से तो 70 बचेगा कि नहीं, अब दाम 70 हो गया, पहले कितना था 100 था। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, कहने का मतलब पहले तो 100 बिकता था, अब 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। तो अब बताइए कि पहले 100 का दाम था, 100 सामान तो 10,000 का पड़ता था, अब 70 रुपये प्रति सामान है, 120 सामान लेना है, तो 1284 8400 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब पहले 10,000 रुपया लाया और 8400 हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके आय में कमी आई कि नहीं आई। तो कहेंगे हाँ कमी आई, कितने की आई, 1600 की कमी आई, किस पे आई 10,000 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, और ये कट पिट कर देंगे तो 16% घटा आ जाएगा ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष। देखिए औसत का खेल जब भी आएगा तो एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या टोटल। तो योग है आपका कितना 18.5 और संख्या कितनी है 4, तो इनका जब गुणा करेंगे संख्या और औसत का तो योग निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका करेंगे तो 18 चौक 72 और 5 चौक का 20 2, तो 72 और 2 74 आ जाएगा।
अब कह रहे हैं कि यदि उसमें कोच की भी उम्र शामिल कर दिया जाए, कहने का मतलब कोच अगर शामिल होगा, अभी तक तो 4 खिलाड़ी ही थे, तो अब 5 संख्या हो जाएगी, है ना। और औसत 20% बढ़ रहा है, तो भाई 20% का मतलब होता है 1/5, तो 18.5 औसत था इसका। जब 1/5 निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, 3.7। ठीक, यही इसमें वृद्धि हो रही है। अब पहले 18.5 था ही, तो देखेंगे 18.5 और 3.7 तो 22.2 आ जाएगा। अब 22.2 का 5 में गुणा करेंगे तो 111 आ जाएगा। ये कोच सहित योग है और ये बिना कोच के है। अंतर निकाल देंगे तो कोच की उम्र कितनी आ जाएगी, 37 वर्ष आ जाएगी आराम से। 18 कैरेट सोने में जो है खरे सोने का परसेंटेज पूछा है, चूंकि 24 कैरेट में 100% होता है, तो 18 में पूछा है। हम कह रहे हैं कि अगर हम 4 से काट दे दोनों तरफ तो 4 छक 24 और 4 से काटेंगे 25, तो देखिए ये 6 बराबर 25 है, तो ये 3 गुना है, तो 3 गुना इसका भी कर दीजिए, 25 3 या 75, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 75% आ जाएगा सीधे। संतरे में पूछा है कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ए को रेटिनॉल कहते हैं। अगला है, चलिए इसमें देखिए विटामिन का जिक्र है, तो विटामिन को भी एक नज़र में देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है। विटामिन ए का ऐसे रेटिनॉल है, B1 थायमिन है, ये सब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है। इसमें आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क की। तो देखिए यहाँ पे हम यक्स मान लें अगर, तो आपको पता है कि रूट में 196 की वैल्यू जो आती है वो 14 आती है। ठीक है, 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये बताइए, अगर ये मान लीजिए ये यक्स बटे 196 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट यक्स अलग से लिख दीजिए और रूट 196 अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसकी वैल्यू तो 14 निकल के आ जाएगी वर्गमूल, और इसका तो निकालना है, तो हम इसी तरह से इसको लिख दिए, रूट एक्स अपान 14 बराबर इतना। अब देखिए इसको हल करेंगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू, ये 72 है, इधर ये इसका गुणा हो जाएगा 14 अब बटे 56। इसको आप हल करेंगे जो कि 56 और 4 से कटेंगे 18 बार में आएगा, तो रूट एक्स बराबर 18, तो भाई रूट हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्ग करना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 18 का वर्ग 324 आ जाएगा। इसको आप आसानी से हल कर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकल का विलोम क्या होगा, तो एकल का क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची पूछा तो अहंकार है, तिरस्कार, व्यथा और स्वाभिमान नहीं होगा। मन को हरने वाले के लिए एक शब्द में मनोहर कहते हैं। गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं महत्वाकांक्षा होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से है, पैसेज है, पैसेज आप पढ़िएगा और पैसेज देखिएगा किस प्रकार का दिया है, और इसका आंसर भी आपके सामने क्या है, मार्क किया है। तो अपने आंसर से आप इसका क्या करेंगे, मिलान करेंगे वीडियो को रोक करके। अगर इसको हम हल कराने लगेंगे तो और भी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसका देख लीजिए, सिनोनिम पूछा है, पॉपुलर। फिर देखिए यहाँ पे रीजनिंग, आपको मालूम है कि 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का भी है। तो पक्षी विज्ञान में पक्षी का अंतर्गत जो है उसका अध्ययन किया जाता है, और नृविज्ञानी में मानव। ये देखिए ऐसे इसमें इसका इंग्लिश वर्ड दिया है, हिंदी ना समझ पाए तो इंग्लिश देख सकते हैं। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन करिए जो कि जो है बाकी से क्या करता है, मेल नहीं खाता या भिन्न है। तो देखिए दही, मक्खन, पनीर है, ये 3 वर्ड दिए हैं, लेकिन तेल अलग कैसे है, तो ये दूध से सारे आइटम बनते हैं लेकिन तेल अलग चीज़ है, तो ये भिन्न हो गया। ठीक है, इसको हल कर देंगे। प्रोडक्शन का है, इसको जो है कैसे किस प्रकार से कूट भाषा में लिखा है। लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो पटना में, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था 1 साल पहले का। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो रिलायंस जियो है। आप इसको देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए आपके परियोजना से रिलेटेड है। कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला राज्य या पहला देश, तो घाना है। यदि 25 अगस्त को गुरुवार है तो ये देखिए सोमवार की संख्या पूछा है इसमें। ये आपसे अंतरिक्ष में जाने वाली जो है भारतीय मूल की जो है दूसरी जो है अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है, तो शीर्षा बांदला उस समय थी। उस भारतीय पहलवान का नाम बताया जिस पर डोपिंग का लगा था 2 साल का प्रतिबंध, सुमित मलिक पे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे को शॉर्टकट में AI बोलते हैं, आधारित पोर्टल सरफेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था। वीवो का जो है ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, देखिए विराट कोहली, तो इस समय भी आपके जो है GST का चाहे किससे का भी ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो इससे आप एक अनुमान मिल जाता है कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, भारत में वह कौन सा राज्य है प्रथम जहां पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हुई? तो हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए पूछा था UDISE शुरू किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है। कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम है। अगर आप मैप में एक नज़र में देखेंगे नेपाल की स्थिति को, तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि ये नेपाल है, और नेपाल से यहाँ पे सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये एरिया जो है ये है आपका। तो ये 5 राज्य जो है क्या करते हैं? नेपाल से सीमा अपनी साझा करते हैं, ठीक। इससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूछा था कि निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो सान जोस, ठीक है। ये क्या है? कैलिफोर्निया सिटी में पड़ता है सान जोस। बीजिंग है तो चीन की राजधानी है। दिल्ली नई जो है भारत का है। ढाका बांग्लादेश का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलयालम है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इंडिया गेट है। और हाल ही में राजपथ का नाम जो है बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। लखनऊ में क्या है? बड़ा इमामबाड़ा है। और भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ की चिकनकारी जो है कलाकारी भी फेमस है। अब देखिए ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य? तो ओणम केरल का है। और केरल में शास्त्रीय नृत्य है, कथकली फेमस है। यूपी में जो है उत्तर प्रदेश का कथक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। असम का बिहू है। और याद रखेंगे कि पोंगल जो है, जो फसल की कटाई पर जो है काफ़ी फेमस जो है त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? जो है आपका कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ें बिना समय को गंवाए तो इसमें दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछा है तो 552 है, ठीक है। इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे उनकी अब जो है व्यवस्था खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब उनका प्रत्येक जो है प्रतिनिधित्व जो है चुनाव के द्वारा जो है चुनकर आ जा रहे हैं। अगर लोकसभा के अनुच्छेद की बात करें 81 में है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर देखिए साधारण ढंग से पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे इसी में विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? देखिए अगर ये सूर्य है तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद जो है आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, इतने को आंतरिक ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद जो है आपका अरुण है, फिर वरुण है, इसको वाह्य ग्रह कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर सबसे नज़दीक में बुध हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ग्रह की चर्चा आई है तो ग्रह के नज़र में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है कहीं से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको बाद अपने दिमाग में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब इसको हम हटा देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो है कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद के लिए इनको मिला था 1913 में। सीवी रमन की बात की जाए 1930 में रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में मिला था इनको। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क के सदस्य की बात करें तो सार्क में 8 देश हैं कुल। पहला नेपाल मान लीजिए, फिर अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, लेकिन इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। सार्क की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को लगभग कांग्रेस की स्थापना के 100 वर्ष के बाद जो है इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पैसेज से रिलेटेड है, हिंदी। इसमें पूछा है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए जो है समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व और अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान। गांधी से रिलेटेड जो है पैसेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
देखिए किस प्रकार का पैसेज पूछा है, और उस पर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम है। कठोर से कठोर हृदय को किससे जीता जा सकता है? तो अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम जो है युग के प्रमुख रत्नों के तत्व क्या है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हैं। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा पैसेज है, विज्ञान के बारे में बताया गया है। विज्ञान जो है आज के मानव का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र जो है विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से छूता नहीं है इसी से। तो इस पैसेज को भी आप पढ़ लेंगे। समय की बचत के लिए मैं आपको देखिए दिखा दे रहा हूँ, एक तरीका आपको मिल जाएगा पैसेज। और पैसेज का आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका कि पहले आप आंसर को देखिए कि आंसर में पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद तो फिर जो है आप जो है पैसेज को पढ़ना शुरू करिए। देखिए ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए। ग्राफ मालूम है कि आपको 2 ग्राफ पूछेगा 5-5 नंबर का। ये देखिए 81, 82 इसी पे आधारित है आपका, ये देख रहे हैं। ये 83, 84, 85, 86, 87 ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए इसमें आपके क्वेश्चन भी पूछा है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थे प्रीवियस ईयर के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो है 2021 में जो है पेट के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।